हेलो स्टूडेंट्स। अपन अभी तक लेक्चर नंबर 6 कवर कर चुके हैं, जिसमें अपन कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना। तो अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फाइनली कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना आता होगा ना। क्योंकि फाइनली तो क्या प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर हुई बात ये है ना। तो तीन टाइप के जो अपने पास शिफ्टिंग थी, ये सारा कवर हो गया। ओके, अब देखो आप जल्दी से कि अपने पास कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेप। इसका मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन बच्चों दो टाइप की होती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेप। नंबर वन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि मान लो लेट सपोज A2 है, वो रिएक्शन कर रहा है मान लो B2 के साथ, और उसने 2AB जैसा कंपाउंड बनाया है ना। तो बोलिए ऐसी रिएक्शन किस टाइप से होती होगी। तो A और A के बीच में बॉन्ड था, मान लो लेट B और B के बीच में बॉन्ड था, और ऐसा कुछ हुआ होगा उनके बीच में कि A और A के बीच में बॉन्ड टूट गया होगा, और B और B के बीच में डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, और नया बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा जो कि A और B के बीच में बना। A और B के बीच में बना। इज इट क्लियर। और अगर इसको ऐसे सोचें तो कि सर A और A के बीच में बॉन्ड था, B और B के बीच में बॉन्ड था, उसके बाद में जब A और B के बीच में बॉन्ड बनने वाला था तो उससे पहले ऐसा कुछ हुआ होगा कि A और A के बीच में बॉन्ड टूट रहा था धीरे धीरे, B और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा था धीरे धीरे, और A और B के बीच में उसी टाइम एट ए सेम टाइम बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया होगा। आफ्टर सम टाइम इनके बीच में बॉन्ड टूट गया होगा, और ये दो AB जैसे आपको मॉलिक्यूल मिल गए होंगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। ये जो बीच में अपन बनाया है इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट हमेशा, कोई भी टाइप की रिएक्शन हो जाए, कोई भी प्रोसेस हो जाए, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट तो होगी ही होगी। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन स्टेट। एट सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड। आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे सर बॉन्ड बन रहा है, धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है। इज इट क्लियर। जैसे कि मान लो मैंने किसी पे अटैक कराया, उसे बाहर कर दिया, तो ऐसा होगा ही नहीं कि अचानक से निकल गया। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सर अटैक हो रहा होगा, धीरे धीरे बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल सिचुएशन होती है। वो मतलब ऐसा मान लो कि जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है तो बीच में एक TS जरूर बनती है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन उसे बोलते हैं कि किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हुआ, डायरेक्ट आपने रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट के साथ जो भी है उसे कंबाइन होना था, हो गया, इंटरमीडिएट बना नहीं, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए डायरेक्ट उसने प्रोडक्ट बना दिया। ओनली एक स्टेप में ही डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन। मेरी बात सुनाई। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक बात जरूर याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एट ए सेम टाइम, एट ए सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली। मीन्स व्हाट, एक साथ होना चाहिए। एंड ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट फॉलो द केमिकल बॉन्डिंग रूल्स, डू नॉट फॉलो द केमिकल बॉन्डिंग रूल्स। मतलब केमिकल बॉन्डिंग रूल मतलब मान लो आपको पता चला अगर सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, डेफिनेटली बच्चों 4 ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू सेट कर रखी है अपने। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन स्टेट के दौरान अगर 5 बॉन्ड बनाए तो आप ऐसा मत बोलना कि सर ये लॉजिकली गलत है, बिकॉज भाई ये एक ऐसी स्टेट है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल समझती है, और इसमें इसको बॉन्ड कितने बनेंगे कितने में बनेंगे इसे कोई लेना देना नहीं है, विच इज़ वेरी अनस्टेबल। और TS जो है ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, ये सबसे अनस्टेबल होती है। इवन बच्चों अपन ऐसा बोलते हैं कि इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल कम होते हैं, जो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन जो होते हैं वो स्टेबल बहुत कम होते हैं, लेकिन ये उनसे भी गई गुजरी है। मतलब ये अनस्टेबल इतनी ज्यादा है इंटरमीडिएट से भी। क्लियर है। एंड ऑल्सो लेस स्टेबल देन
इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे रिएक्शन में, इसमें तो बनी नहीं है क्योंकि ये तो क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप में तो कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए कोई भी सिंगल स्टेप का, तो देखो कैसे आएगा। आपको मैंने केमिस्ट्री में एक नारा लगाने के लिए बोला है, क्या, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, है ना। जैसे देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पे बच्चों रिएक्टेंट थे, कोई A2 और B2 टाइप कोई कंबाइन हो रहे थे। ये जब कंबाइन हुए थे तो इनके बीच में बॉन्ड का टूटना और धीरे धीरे बीच में बॉन्ड का बनना स्टार्ट हुआ, दैट इज नोन एज TS। और यहाँ पे एक से TS जनरेट हो गई। A और A के बीच में बॉन्ड टूट रहा था और B और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा था और A और B के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम इनके बीच में बॉन्ड बन गया होगा, तो जब बॉन्ड बन गया होगा तो प्रोडक्ट जनरेट हो गया होगा। तो प्रोडक्ट जनरेट हो गया हो तो या तो कुछ ऐसा बना होगा या फिर कुछ ऐसा बना होगा। बोले ये दो लाइन क्या बनाई है सर, तो ये दो लाइन बच्चों इस हिसाब से बनाई है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी थी, एक बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है, एक बच्चों यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है। क्लियर है मेरी बात। तो देखो एक बार, अगर मान लो बोले कि ये यहाँ पे एक डिफरेंस आया, एक मान लो बोले ये यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस आएगा, मतलब ये जो मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ ये एक्चुअली के अंदर क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कौन है, रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बना था। तो अभी के लिए मुझे इस रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं है कि दिस रिएक्शन इज ओवरऑल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यू नो, रिएक्शन अपने पास बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स व्हाट, के अपन के पास डेल्टा एच क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, के उसका नेगेटिव आना चाहिए डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब हीट रिलीज होनी चाहिए। और एंडोथर्मिक का मतलब ओवरऑल एनर्जी आपको ही देनी पड़ेगी, दैट प्रोसेस इज नॉन एज एंडोथर्मिक। क्लियर हुई बात है। जैसे ऐसा सोचो कि यहाँ पे जब ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी तो 5 किलो जूल थी। अब जब इसने प्रोडक्ट जनरेट कर दिया तो यहाँ पे ये तो मानते हो ना 5 से तो कम ही है इधर ये वाला गैप, तो 5 से कम है तो लेट सपोज 2 है। तो बोले वो बाकी 3 कहाँ चली गई, तो डेफिनेटली 3 रिएक्शन के दौरान बाहर निकल गई होगी। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी निकलती रहती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। इट मीन्स अगर मान लो रिएक्टेंट से नीचे ग्राफ आ रहा है ना प्रोडक्ट का, तो ऐसे पोटेंशियल डायग्राम में आप ऐसा बोल देना कि सर ये रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक है। और लेट सपोज ये मान लो 5 किलो जूल है और जब उसका प्रोडक्ट बना तो उससे तो उसका ज्यादा ही है, लेट सपोज 8 किलो जूल है। तो बोले एनर्जी कहाँ से आ गई सर, तो डेफिनेटली आपने उसको एनर्जी दी होगी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच यू एनर्जी गिवन बाय द आउटसाइड, और ऐसे बोल सकते हैं, या दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर मान लो रिक्वायर्ड है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या लगता है, कर लोगे ऐसे। तो आपने क्या नोटिस किया, इन सिंगल स्टेप रिएक्शन देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ओनली वन TS इज फॉर्म, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जनरेट होगा। मे बी रिएक्शन में बी 2 टाइप, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक व्हाटएवर। ओके बच्चों, अब देखो तो बोले एक तो सिंगल टाइप की होती है और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो मल्टीपल टाइप्स की होती है, मल्टीपल स्टेप टाइप की, उसमें स्टेप अलग अलग हो सकती होगी। सेकेंड वन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, नॉट सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप में क्या होगा, यहां पे कोई रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मीन्स कोई सबस्ट्रेट जैसा, यहां पे कोई रिएजेंट हो सकता है, ये रिएजेंट क्या करेगा, ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो TS VS तो ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन किससे होती जाएगी, वो रिएक्शन जाएगी बच्चों इंटरमीडिएट से होते हुए, और यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, वो प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। इफ इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन देन रीअरेंजमेंट कैन ऑल्सो पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर अगर मान लो और कोई ये तो नहीं करेगा, लेकिन मान लो कल को कार्बोकेटाइन हुआ तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इस रीअरेंजमेंट पॉसिबल में के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, इफ कार्बोकेटाइन, बाकी तो नहीं करेंगे। जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल CH3 और यहाँ पे CH2
और यहाँ पे बच्चों एक Cl लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? दिस वन इज एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एरो पे बच्चों एक पानी का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसे क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसे H2O का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए रिएक्टेंट है जो इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा। लेकिन पानी है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसा होता है जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है। उसके अलावा लोन पेयर वालों को अपन वीक मानते हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस Cl पे अटैक करके इसे बाहर कर दे, इसे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टाइम के साथ Cl अपने आप हटेगा। तो टाइम के साथ अगर मान लो Cl अपने आप हटा तो क्या होगा? तो अपन बोलेंगे सर ऐसा हो जाएगा, देखो CH3CH CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, सर ऐसा हो गया ये। क्या ये बात ठीक है? अब क्या होगा? तो बोले ये एक इंटरमीडिएट जनरेट कर दिया आपने। अब ये अगर इंटरमीडिएट जनरेट कर दिया तो अगर आपको लगता है कि सर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा और अपने आप की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो बोले कैसे रीअरेंज करेगा बताओ? 1,2 शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके ये अल्फा H बढ़ाएगा। क्या ये बात मानते हो? हाइड्राइड की शिफ्टिंग की इसने, और CH3CH CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया और इधर CH3, बोलो हो जाएगा। उसके बाद में बोलेंगे सर अभी इधर आ जाएगा ये, है ना, एक बार और शिफ्ट करेगा ये, तो इसका मतलब एक बार और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई, H माइनस की शिफ्टिंग हुई, और फाइनली कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ आ गया। क्या आपको शिफ्टिंग समझ में आ गई? अब फाइनली जब ये तैयार हो गया, कार्बोकेटाइन ने बोला कि मैं मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया है, अब न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करेगा ना। तो बोले अब क्या होगा? तो बोले ये Cl बाहर निकल गया, अपने आप निकल गया। अब H2 का मॉलिक्यूल है, तो H2 का मॉलिक्यूल जो है बच्चों इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो जब ये इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो बताओ क्या मिलेगा आपको? तो क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, जैसे CH CH3 और CH2 CH3 और इधर OH लगा दिया। लेकिन क्या इस पानी ने, देखो होता तो क्या है, इस H2 अटैक किया होगा तो ये क्या बन गया होगा? H3O प्लस बन गया होगा, जो अपना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर होल्ड कर नहीं पाएगा ऑक्सीजन, उसकी वजह से एक H प्लस निकल गया होगा और वो OH जुड़ा रह गया होगा। इज इट क्लियर? तो आपने क्या किया? Cl को हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराया और उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया। यही तो ओवरऑल आपने काम किया। और ऑर्गेनिक में बच्चों ये साइड प्रोडक्ट की बातें मत करना, जैसे कि मान लो बहुत बार ऐसे छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स निकलते रहेंगे तो आपको ऐसे इनऑर्गेनिक की तरह को रिएक्शनों को बैलेंस नहीं करनी है, इसलिए ऐसा मत बोलना कि Cl कहाँ गया। तो डेफिनेटली बच्चों Cl कहाँ गया होगा? मैंने बोला ना कि H2O प्लस H2O ने जब लोन पेयर से डोनेट किया होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, वहां से एक H प्लस निकलता है और ये के Cl माइनस निकलता है, जो कंबाइन होकर HCl फॉर्म करेगा। वो अपने हालांकि काम का नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, हर एक कोई भी दो प्रोसेस के अंदर एक TS तो बनेगी बनेगी। जैसे क्या बताओ, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है क्या? तो मल्टी स्टेप है ना, देखो कितनी सारी इसमें स्टेप्स हो रही है। ओके, उसके बाद में देखो यहां से जब ये निकल गया होगा तो क्या बच्चों अचानक निकल गया होगा क्या? Cl ऐसे अचानक छोड़ के चला गया? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? धीरे धीरे निकला होगा। और धीरे धीरे वाले काम क्या होते हैं? TS, है ना भाई। या तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है धीरे धीरे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, दोनों एक साथ काम, मतलब जो भी काम जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन सभी को अपन TS बोलते हैं। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ आया होगा तो उससे पहले इसने क्या किया होगा? उससे पहले इसने CH3CH ये यहाँ से निकल रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये देखो ये यहाँ से क्या कर रहा था, ये धीरे धीरे निकल रहा था ऐसे, तो ये निकल गया। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है तो आपको पता होना चाहिए 3 मेंबर्ड की रिंग बन के वो TS से होते हुए हमेशा रीअरेंजमेंट होता है। ये बात भी मानते हो? जब ये यहाँ से यहाँ गया होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा? CH3CH CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इस H को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक, यहाँ से H माइनस का धीरे धीरे निकलना, इधर H का जुड़ जाना, इस पे डेल्टा माइनस आ जाना, इस पे डेल्टा प्लस आ जाना, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाना, दिस इज TS, और ये इधर चला गया। क्लियर है?
तो बोले ये जब इधर आया होगा तो इसमें भी तो क्या इंटरमीडिएट ने अपने रीअरेंजमेंट किया तो TS बना के जाएगा, CH3 उसके बाद में यहाँ पे CH3 क्या हुआ होगा उसके साथ, यहाँ से H का धीरे धीरे निकलना, यहाँ पे H का चिपक जाना, उसका पॉजिटिव चार्ज कम होना, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना, डेल्टा माइनस का लेके जाना, और जब चला गया तो ऐसा बन गया। क्लियर है। अब उसके ऊपर पानी ने जब अटैक किया था तो क्या डायरेक्ट अटैक कर दिया गया, तो डायरेक्ट तो नहीं किया, तो बोले कि धीरे धीरे अटैक हो रहा था। जब इससे ये बना होगा तो क्या हुआ होगा, तो बोले उसके साथ हुआ होगा इस टाइप का कोई काम, जैसे यहाँ पे सर कार्बोकेटाइन पे धीरे धीरे पानी अटैक कर रहा था, अपना लोन पेयर लेके आया था, इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, फिर वो H+ निकल गया तो इसका भी खत्म और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म, और ये प्रोडक्ट बन गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या क्या बनाया मैंने, है ना। अब देखो ये कौन है, ये मेरा है रिएक्टेंट, सही बात है। ये कौन है, TS बनी, कौन सी TS, TS1। ये कौन है, इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 1। ये कौन है, इंटरमीडिएट 2। लेकिन एक इंटरमीडिएट बनने से पहले वो TS होके गया था, तो ये TS कौन सी हो गई, TS2। ये कौन है, ये है इंटरमीडिएट 3, लेकिन 2 से इंटरमीडिएट 3 की तरफ जा रहा था तो एक TS बनी, दिस इज नॉन एज TS4। ओके, जब ये इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट जनरेट कर रहा था, दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। पानी कौन है, तो पानी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल व्हिच वांट्स टू अटैक ऑन रिएजेंट, व्हिच वांट्स टू रिएक्ट, व्हिच वांट्स टू अटैक ऑन रिएक्टेंट। ओके, ये कौन है बच्चों, ये एक TS है, कौन सी, ये TS5 है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना बच्चों। ओके, कई बात समझ में आ गई। इसमें आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, जैसे जब अपन सिंगल स्टेप पढ़ रहे थे तो उसमें कोई रिएक्ट मतलब उसमें कोई इंटरमीडिएट था ही नहीं, तो भी उसमें एक TS थी। आप इसमें इंटरमीडिएट काउंट करो, कितने इंटरमीडिएट हो गए, तो बोले पहला कार्बोकेटाइन रीअरेंज किया, टोटल सर 3 कार्बोकेटाइन, सॉरी 3 इंटरमीडिएट है। TS काउंट करो, तो TS सर कितनी हो गई अपने पास, TS कितनी हो गई, तो बोलेंगे पहले TS, बाद में सेकेंड कहाँ गई, सेकेंड TS, उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में ये फोर्थ कैसे आई, 3 कहाँ है, 3 नहीं है ना, 3 इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा ना मुझे 3, और ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट के इक्वल कभी TS नहीं हो सकती, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट और नंबर ऑफ TS कभी एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकते। ऑलवेज ट्रांजिशन स्टेट्स आर मोर देन इंटरमीडिएट फॉर्म, जितने भी इंटरमीडिएट जनरेट होंगे उससे तो ज्यादा ही होगी हमेशा, और कोई भी एक इंटरमीडिएट हमेशा 2 TS से घिरा रहेगा, जैसे इधर भी TS होगी इधर भी TS होगी। क्या मेरी बात सुनाई, intermediates are definitely less stable but TS are very unstable, even less stable than intermediates also. Is it clear? जैसे let's suppose इसका potential energy diagram बनाना है आपको, clear है। देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अपन वो कैसे बनाते हैं, रिएक्शन चल रही है, लेट सपोज स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट का क्या था, Cl निकल रहा था, तो उसने क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन था बच्चों, यहाँ पे था रिएक्टेंट। बाद में क्या हुआ, एक Cl धीरे धीरे निकल रहा था, तो यहाँ पे क्या बनी, TS1। उसके बाद में जब एक Cl निकल गया तो एक Cl निकलने के बाद में क्या बना होगा, इंटरमीडिएट को मैंने थोड़ा नीचे क्यों कर दिया, बिकॉज वह एनर्जी कम करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबल कौन होता है, इंटरमीडिएट होता है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट 1 बना। ये बात ठीक है। अब इंटरमीडिएट 1 ने क्या किया होगा, रीअरेंजमेंट किया होगा, रीअरेंजमेंट करने से पहले एक TS बीच में बनी होगी, ओके, तो ये कौन सी बनी आपके पास, ये TS2 बनी। तो बोले इनमें डिफरेंस, आपने इसको नीचे क्यों लिखा है, तो नीचे मैंने बच्चों इसलिए लिखा है कि मैंने रिएक्शन को करवा दी
और रिएक्शन तभी हो सकती है जब स्टेबिलिटी की ओर जाए। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इससे भी ऊपर चला जाए, तो ये तो अनस्टेबल वाली सिचुएशन हो गई, तो ऐसा तो काम होगा ही नहीं, फिर मुझे रिएक्शन को रोकना पड़ेगा ना। ओके, अब ये रीअरेंज करके इंटरमीडिएट 2 बना था, तो ये इसने इंटरमीडिएट 2 बना दिया। अब इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 में थोड़ा सा मैंने इसको नीचे क्यों लिखा है बच्चों, तो नीचे मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, तभी तो उसने रीअरेंज किया था। ओके, अब ये इंटरमीडिएट 3 की तरफ जाना चाहता है, लेकिन 3 की तरफ जाने से पहले एक और बीच में टीएस बनी। क्लियर है, ये कौन सी टीएस थी, TS3। यहां पे क्या आया, यहां पे आया इंटरमीडिएट 3। अब फाइनली इंटरमीडिएट जनरेट हो गया, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने का सोचा, लेकिन क्या उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया, तो बोले डायरेक्ट तो नहीं किया। तो अटैक जैसे ही करने की ट्राई की, तो यहाँ पे वापस एक टीएस क्रिएट हो गई, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों एक टीएस क्रिएट हो गई, TS4। बाद में क्या हुआ, तो बाद में अटैक हुआ, अटैक होने के बाद में रियल में बॉन्ड बना, रियल में बॉन्ड बनने के बाद में प्रोडक्ट जनरेट हो गया। यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बना होगा, और इस बात की अपने पास कोई गारंटी नहीं है कि ये थोड़ा नीचे होगा या ऊपर होगा, लेकिन इधर किधर ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर आल्सो स्टेबल, दैट्स व्हाई रीजन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इनको नीचे रखना पड़ेगा। ओके, ये कौन है बच्चों, ये सब टीएस है, इज इट क्लियर, ये सब टीएस है, और ये कौन है, इंटरमीडिएट्स है। याद रखना, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो पीक्स होंगे ना ऐसे, वो हमेशा टीएस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, इस बात को लिख लो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा ऊपर आएंगे ना जो, वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये थर्स्ट होंगे ना, जो मतलब ये खड्डे है ना, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरमीडिएट्स को। हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरमीडिएट्स को। और इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज लेस देन ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, इस बात को लिखो यहाँ पे, number of intermediates are always less than number of transition state, always, हमेशा, कभी इक्वल भी नहीं होंगे, कम ही होंगे। आई है बात समझ में मेरी। इंटरमीडिएट काउंट कर दोगे ना, इंटरमीडिएट कौन होंगे, ये नीचे वाले खड्डे, और टीएस कौन सी होगी, ये ऊपर वाली, हो जाएगा ऐसे। ओके बच्चों, तो अपने पास दो टाइप की रिएक्शनें चलती है ऑर्गेनिक में, एक सिंगल स्टेप चलेगी, एक मल्टी स्टेप रिएक्शनें चलेगी। मल्टी स्टेप रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट उसमें जनरेट होगा, और इंटरमीडिएट्स हमेशा कम होंगे किसी भी टीएस से, और ट्रांजिशन स्टेट हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर रहेगी, बिकॉज वाई, इंटरमीडिएट से भी उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी और कम होती है। अब अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्शंस, अपन स्टेप की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो कितने टाइप्स के अपन रिएक्शनें पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि जनरली कितने टाइप के अपने पास रिएक्शन होती है। तो एक तो बच्चों अपने पास रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो नेम है इसका ना, कभी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसमें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बता दूं कि कौन कौन शो करने वाला है। तो ये बच्चों जनरली जो प्रॉपर्टी है ना, ये एल्काइल हैलाइडों की प्रॉपर्टी है। ये एल्काइल हैलाइड इस टाइप की रिएक्शनें शो करेंगे, और इस टाइप की रिएक्शनें शो करने के लिए एल्कोहलों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ईथर भी ऐसा काम कर सकते हैं, और बेंजीन ऐसा काम करेगा। इज इट क्लियर, बेंजीन ऐसा काम करेगा, बेंजीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसा काम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब सीधा सीधा सा बच्चों ये होता है कि RX जैसा कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी, है ना, RX की बात नहीं है, कोई लेट्स सपोज दिस वन इज लिविंग ग्रुप, RLG जैसा कोई आपके पास रिएक्टेंट है, और आपने मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई भी ऐसा लिया जिसने क्या किया, इस लिविंग ग्रुप को हटाया और खुद आके लग गया, तो आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट द लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई रीजन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन उनको विस्थापन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं कि ये आया और इसको इसने हटा दिया, ठीक है ना। ओके, जैसे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन अपने पास कौन सी बच्चों, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन अपने पास है एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन। एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बोले एलिमिनेशन में क्या होता होगा, एलिमिनेट हो जाता है, कोई ना कोई एक एटम चला गया और एलिमिनेट हो गया, है ना, इस टाइप का काम होता है बच्चों उसमें। जैसे मान लो कोई R था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लिखा हुआ था, यहाँ पे मान लो आपने क्या लिया, कोई बेस लिया, तो बेस का काम होता है लेट सपोज कोई H हटाना, है ना। जैसे कि मान लो एक और R लगा देता हूँ इधर, CH2 कर दिया, यहाँ पे एक लेट सपोज R लिखा हुआ है ना। बेस लिया आपने, बेस का काम होता है H हटाना, उसने लेट सपोज कोई H हटाया, यहाँ से H हटाया तो यहाँ पे नेगेटिव बना, नेगेटिव ने ऐसे हटाया और लिविंग ग्रुप निकल गया। मतलब अभी के लिए रिएक्शनों पे ध्यान मत दो, आप तो ये सोचोगे जैसे इसका एक H और इसका एक लिविंग ग्रुप, वो तो दोनों मिलकर हट गए और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड टाइप आ गया, RCH डबल बॉन्ड CH2 और लिविंग ग्रुप के साथ वो H निकल गया, है ना। बेस ने ऐसा काम किया, तो मतलब कुछ ना कुछ निकला ही है, कुछ जुड़ा नहीं है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड नंबर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट, एलिमिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। जैसे लेट सपोज मान लो कोई भी डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, इस टाइप से, है ना। आपने मान लो इसके साथ कोई रिएक्शन कराई, जैसे कोई भी HX की रिएक्शन कराई, तो HX की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, इनमें जाके डबल बॉन्ड पे ये ऐड हो गया इस टाइप से, है ना। ये एडिशन अभी अपन पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ वगैरह रूल्स वगैरह आते हैं उनमें, मान लो लेट सपोज ये ऐड हो गया, तो ऐड हो गया तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होगी, एडिशन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। इन एडिशन रिएक्शन बॉन्ड आर फॉर्म्ड, टू सिग्मा bonds are definitely formed. It means in bond formation the energy is always released, that type of, so that addition reaction तो क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है ना। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऑब्जर्व होगी, यहाँ पे 2 सिग्मा टूट के 1 पाई बनेगा, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है बॉन्ड टूट रहा है। दैट्स व्हाई रीजन एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ये कुछ टाइप की हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली कौन शो करते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। मोस्टली ये एल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टी बच्चों ना, एल्काइल हैलाइड्स ही इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस टाइप की रिएक्शन शो करने के लिए, एलिमिनेशन जैसी रिएक्शन है ना। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एडिशन रिएक्शनों की अगर बात करें तो एडिशन रिएक्शन जैसे कि एल्कीन कर दिया ऐसा काम, या फिर मान लो एल्काइन कर दिया, है ना, या फिर मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसने ऐसा काम कर दिया। मतलब जनरली अपन ऐसे बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एल्का इस टाइप से करते हैं, और कभी कभी देखा जाता है तो एल्कोहल मान लो, बाकी इसके अलावा कोई नहीं करता इस टाइप से। थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको ये, है ना। मोस्टली ये 3 टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। इफ समथिंग ऐड ओनली, दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एडिशन। If something eliminate only, that type of reaction is elimination. If one substitute to other, then that type of reaction is known as substitution reaction. And fourth one is known as rearrangement reactions. कुछ अपने पास ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं, किसी प्रकार का कोई एलिमिनेशन नहीं, जस्ट क्या होगा, गर्म करने से इस टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे सिंपल सा काम होगा, जैसे कि मान लो ABC कोई है, क्लियर है, आपने मान लो इसको कोई गरम वरम कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया मान लो, तो बोले इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, B टूटा होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, उसने अपने आप को एडजस्ट करके वो इसके चिपक गया, C बीच में आ गया, B इसके साथ आ गया। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब बच्चों हेडिंग लिखो सबसे पहले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बहुत ही धैर्य रखना है बच्चों ये रिएक्शनों के अंदर, बहुत ही शांति से, हर एक नाम आपके लिए नया होगा अभी स्टार्टिंग में, और आपको सीखते हुए चलना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों बहुत टाइप की होती है। ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियो, पहले तो देखो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना वो खुद 3 टाइप में डिवाइड करी हुई है। तो 3 टाइप में डिवाइड की हुई, तो 3 टाइप कौन सा है,
एक है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब। भाई देखो मैंने आपको बोला ना कि जो रिएजेंट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सब्स्टिट्यूट करने कौन आया है तो उसके हिसाब से उसका नाम लिखना पड़ेगा। लेट सपोज न्यूक्लियोफाइल इज कम फॉर टू सब्स्टिट्यूट द लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई रीजन उन्हें अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है किसी को हटाने के लिए तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट सपोज फ्री रेडिकल आ रहा है किसी को हटाने के लिए तो बोले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर थ्री टाइप्स बेसिकली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। नेम लिख ली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो आपको, अगर ये आपके समझ में आ गई ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऐसा मान के चलना हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर है ना वो इसी पे डिपेंडेंट है पूरा। क्लियर है? एल्काइल हैलाइड्स के लिए मोस्टली ये बना हुआ है चैप्टर, और किसके लिए तो बोल पड़ेगा, और एल्कोहल हुआ या फिर ईथर हुए, इनके लिए बना हुआ ये। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों बेंजीन के लिए बना हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं अपने पास, बेंजीन जो भी मतलब आप मानो मोस्टली तो बेंजीन को याद किया जाता है। तो इनकी जितनी भी रिएक्शंस है ना वो रिएक्शन इस टाइप की होती है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन बच्चों बहुत कम है अपने पास, बहुत ही कम, ऐसा रेयर मतलब फ्री रेडिकल्स रिएक्शन जो। तो इनमें जैसे कि एल्केन आ गया है ना, एल्केन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है लेकिन इस टाइप की रिएक्शन इसको करता है गर्म वरम करके। एल्काइल हैलाइड्स हो गए। ये अपने एक ऐसे ओवरव्यू टाइप बात की, मेरी बात सुन भाई? ओके, अब अपन आगे चलते हैं और इनमें अपन वन बाई वन अपन को कवर करना पड़ेगा। क्लियर है? इनको इतना नोट डाउन करो। हो गया बच्चों? अब देखो, अब अपन हेडिंग लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? ओके, तो अपनी सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1 कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपनी हेडिंग हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी बच्चों बहुत टाइप की होती है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, बाहर करेगा, लेकिन अटैक करने के तरीके के बिहाफ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग नेम से जानी जाती है। बहुत सारे इसके नेम होते हैं, है ना। जैसे बोले क्या क्या नेम हो गए भाई, तो बच्चों इसके नेम होंगे जैसे स्मॉल ए, इसका नेम बोला जाएगा SN1 रिएक्शन, जैसे SN2 रिएक्शन, जैसे SNAR रिएक्शन, जैसे SNI रिएक्शन, जैसे SNAE रिएक्शन। इस टाइप से बच्चों इनके नाम होते हैं, है ना। अभी घबराओ मत, ये कोई नेम है सिर्फ। जैसे S का मतलब यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम तो सभी का ही है। बाकी ये जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है यूनिमोलिकुलर, है ना, एक आणविक टाइप। और SN2 का मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNAR का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करोगे, है ना। AR का मतलब एरोमेटिक, एराइल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं। SNI का मतलब होता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपने ही मॉलिक्यूल में कोई न्यूक्लियोफाइल तैयार है, अपने ही मॉलिक्यूल में लेट सपोज कोई लिविंग ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफाइल इंटरनली अटैक करे, उसे बाहर कर दे, तो बोलेंगे इस टाइप के न्यूक्लियोफिलिक अटैक को बोलेंगे SNI। SNAE का मतलब होता है बच्चों
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन। इट मींस ये एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन होता है देन एलिमिनेट होता है, बट ओवरऑल ऐसे लगता है कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दैट्स व्हाई रीजन इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन। प्लीज बच्चों इनको आप इतना सीरियस मत लो, आप इनके नेम लिखो मत एक बार, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए नेम ये सब आपको वैसे भी क्लियर होने वाला है। एक एक चीज आपको अभी ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, तो हर एक चीज हो सकती है आपके लिए नहीं हो, तो ध्यान से बिल्कुल, लेकिन बाद में जब एक सीख जाओगे ना तो बाद में तो ये कुछ भी नहीं है, बस बाद में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कभी ये होता है इसमें, ये होता है इसमें, दैट्स इट, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन SN1 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। SN1 ओके, अब इसका SN1 का ब्रैकेट में नाम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई क्या है भाई, तो इसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका बच्चों नाम है पूरा। आई बात समझ में। अब होता क्या, ध्यान से सुनो, SN1 इसे क्यों बोलते हैं, कि यूनिमोलिकुलर क्या होता है क्या नहीं होता है, सब की स्टडी करते हैं अपन। पहले एक बार ये देखो आप, जैसे कि मान लो कोई R लिखा हुआ है ना, कोई लिविंग ग्रुप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लिविंग ग्रुप मैंने कुछ ऐसे लिखा कि भाई यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, और या फिर मान लो अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लो आप कायरल वायरल थोड़ा सिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक H लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक दूसरा ग्रुप लिखा हुआ है, लेट सपोज मान लो R' लिखा हुआ है, क्लियर है, और इसके साथ मान लो लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है। क्या ये एल्काइल हैलाइड हुआ गया, तो बोलिए सर अंदर बाहर ये सब क्या बना है, तो मैं तो सिर्फ इसलिए बना दिया कि आपको ये प्रूफ कर सकूं कि ये कार्बन जो बच्चों कायरल है ना। मान लो जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अपना लगा हुआ है वो कार्बन मान लो लेट सपोज कायरल है, क्लियर है। अब आपको मान लो SN1 रिएक्शन करानी है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा आपको। कैसा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का साइन है बच्चों माइनस वाला, बाकी हर एक नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो अपने आप ही टेंडेंसी रखेगा, अपन को बेटर लिविंग ग्रुप्स यहाँ पे चाहिएंगे, और लिविंग ग्रुप यहाँ पे धीरे धीरे हटना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही मान लो ये यहाँ हटेगा, तो जैसे ही यहाँ पे हटेगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा, तो ये तो कार्बोकेटाइन नहीं बन जाएगा, है ना। अभी लिविंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो क्या होगा, sp2 हो जाएगा, है ना भाई। कार्बोकेटाइन तो क्या होता है बच्चों, sp2 हो जाएगा, तो बोले sp2 हो जाएगा, तो R' और यहाँ पे H लिखा हुआ, और ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया। तो ये कार्बोकेटाइन तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन तो प्लेन पे रहेगा, sp2 हाइब्रिड होगा। वो कार्बन तो sp3 था, जिसकी वजह से एक बाहर एक अंदर मैंने बनाया, लेकिन दिस वन इज कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, sp2 हाइब्रिड, और sp2 होने की वजह से वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब वो प्लेन पे रहेगा। इतनी बात समझ आ गई। ये रियल में कार्बोकेटाइन बना है, दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनाएंगे बच्चों, एक तो कई बार मैं डेल्टा प्लस वाला बनाऊंगा, एक मैं रियल में पॉजिटिव चार्ज वाला बनाऊंगा। इस टाइप के कार्बोकेटाइन का भी रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा रियल में ही आपने कार्बोकेटाइन बना दिया, इट मींस रीअरेंजमेंट कैन पॉसिबल। और ये जब रिएक्शन होती है तो इसमें ऐसा लिविंग ग्रुप जब हटेगा, तो कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वास्तव में ही रियल में कार्बोकेटाइन बना है, तो ये क्या करेगा बच्चों, रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट करेगा इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज, अपने आप को कार्बोकेटाइन और अच्छा करना चाहेगा, रीअरेंज किया इसने, अगर पॉसिबल हो तो मान लो इसने जो भी किया अपनी पॉसिबिलिटी शो की, तो R और कार्बन R' और H और ये कार्बोकेटाइन, ये ऐसा कैसा बना दिया मैंने, रीअरेंजमेंट अभी तो मैं कैसे कराऊं, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है ना रियल में R या R' क्या है, लेकिन मान लो अगर रीअरेंजमेंट हुआ, पॉसिबल हुआ और इसने रीअरेंजमेंट किया, क्लियर है ये बात। उसके बाद में फाइनली लिविंग ग्रुप हटा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ने रीअरेंजमेंट शो किया, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की बात आई,
तो बोले न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करने की बात आई तो बच्चों कार्बोकेटाइन कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर ये प्लेन पे होगा तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आएगा अटैक करने के लिए, तो बोले सर वो इधर भी आएगा, ऐसे अटैक कर सकता है, वो इस बोर्ड के पीछे से भी आके अटैक कर सकता है। इसका मतलब जब भी कोई sp2 पे अटैक होता है तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी होती है, बैक साइड से अटैक हो सकता है, सामने से अटैक हो सकता है। क्योंकि कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसका पॉजिटिव, जैसे ये तो देखो ट्रायगोनल प्लेनर है ये, है ना, ये बात ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ये p ऑर्बिटल में अवेलेबल है ऐसे बाहर, मेरी बात समझ पा रहे हो। ये अगर ऐसे बनाओगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ये p ऑर्बिटल में अवेलेबल है ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इस पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सर ऊपर से भी आगे अटैक कर सकता है और ये नीचे से भी आगे अटैक कर सकता है। इसी वजह से, और ऊपर से आगे अटैक करने की और नीचे से आगे अटैक करने की मोस्टली प्रोबेबिलिटी 50-50% चांस है, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे से, है ना। तो बोले मिरर इमेज अपन को बना डालना है इस टाइप से। तो जैसे ही बच्चों इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जैसे इसने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, वो दो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और दो जो आपने पॉसिबिलिटी बताई है उसकी अगर बात करें तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि यहाँ पे वो एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा दिया और एक बार न्यूक्लियोफाइल मैंने इस साइड से लगा दिया R, और यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, ये R डैश था, तो इधर मैंने एक R डैश बना दिया और इधर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया इसे। देखो दिखाई, तो ये तो मानते हो ना कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, कि ऊपर साइड से अटैक करना और नीचे की साइड से अटैक करना हो तो आमने सामने आएंगे हमेशा। अगर उनको पास पास में रखूंगा तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दिस वन इज कायरल कार्बन, और ये एक दूसरे की अगर मिरर इमेज होगी तो मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। और अगर ये दोनों बनेंगे एक साथ तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, 50-50% दोनों एक साथ बन गए। तो फिर अपन बोलेंगे क्या मिलेगा, तो बोले ऐसा करने पर मुझे रेसेमिक मिक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सर मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें आपको ना कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है या फिर किसी भी टाइप की रिएक्शन होती है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या सर ये रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं होगी, इसकी रेट अपन कैसे डिसाइड करें, कितनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी सर। तो एक अपनी पूरी ओवरऑल प्रोसेस में एक स्टेप होती है, उस स्टेप का नाम होता है बच्चों RDS। पूरा नाम होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कभी फास्ट होगी, स्लो होगी, तो ये तो अपन आइडिया तभी लगाएंगे ना जब कोई एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत धीरे धीरे हो रही है। अगर कोई फास्ट स्टेप हो रही है तो पता ही नहीं लगेगा, वो तो फास्ट तो सारी एक जैसी होगी। अगर कोई स्लो स्टेप होगी तो मैं जरूर देख के बता सकता हूँ, हाँ सर इस स्टेप में देख के मुझे पता चल रहा है कि कार्बोकेटाइन सर अच्छा बन रहा है, इंटरमीडिएट को अच्छा बन रहा है ना, इस टाइप से। क्लियर है ये बात, क्लियर है। RDS मीन्स व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूरी प्रोसेस की कौन सी स्टेप होगी, जो सबसे स्लो होगी। मतलब कोई भी अगर ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही फास्ट हो रही है तो उसको देखे तो बच्चों कभी आइडिया लगेगा ही नहीं कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कंपेयर कैसे करूंगा। तो जो स्टेप है ना सबसे स्लो होगी, दैट टाइप ऑफ स्टेप इज नोन एज RDS। इट मींस हमेशा याद रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होती है जो स्लो होती है, धीरे धीरे होने वाली स्लो स्टेप। क्लियर है। जैसे इसमें कितनी स्टेप हुई है, लिविंग ग्रुप काटना, कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना और कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। फास्ट कौन सी लग रही है आपको, और आपको कौन सी लग रही है कि सर ये मेरे को लग रही है स्लो है। देखो बच्चों यहाँ पे न्यूट्रल था, लिविंग ग्रुप हटा होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट किया होगा, मतलब चार्ज स्पीसीज बनी है। तो ये तो मानते हो कि न्यूट्रल से चार्ज की तरफ जाएगा तो अपने आप तो नहीं होगा, मतलब इतना फास्ट काम तो नहीं होगा, धीरे धीरे होने वाला है। दिस स्टेप इज नोन एज स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही क्या होगी, RDS। इट मींस यहां से यहां आना ही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्या आपने डिस्कस किया था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज हैपेंस इन वेरी फास्ट स्टेप। बहुत ये तो रीअरेंज होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, तो दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। इज इट क्लियर। और कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूट्रल जनरेट करेगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट जनरेट करेगा, तो ये अटैक भी बहुत क्या होगा, फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जनरली क्या होता है, इंटरमीडिएट का बनना ही RDS होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है, रीअरेंजमेंट फास्ट में हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्ट में किया। दिस स्टेप अपन को ये बताएगी कि ये रिएक्शन
किस बात पे डिपेंड करेगी? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करना पड़ता है कि इसमें आरडीएस कौन है। क्लियर है ये बात? ओके, इसके कुछ की पॉइंट्स लिखो। चलो बोलो की पॉइंट्स, मुझे जो जो बात आपके समझ में आई वो मुझे बताओ। ये SN1 रिएक्शन में आपके क्या क्या बात समझ में आई? फर्स्ट स्टेप is RDS. First step is RDS in which कार्बोकेटाइन is formed. कार्बोकेटाइन बना, इसे लैंग्वेज में लिखो ताकि आपकी कुछ बातें समझ में आए। ओके, कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें इंटरमीडिएट जनरेट होता है, ये स्टेप RDS के नाम से जानी जाएगी। क्लियर है? और जो उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में किस टाइप का स्टीरियो आइसोमर, मतलब क्या मिला आपको? रेसमिक मिक्सर मिला। लेकिन बच्चों ये रेसमिक मिक्सर, इनैंशियोमर, डाइस्टेरियोमर ये तब बोले जाते हैं, ये तभी बोले जाएंगे ना जब कायरल वायरल हो। जैसे मैंने तो एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें कायरल, अगर कायरल वगैरह ना हो तो फिर तो ये सब बातें नहीं करेंगे अपन, है ना। लेकिन ये बात है, मिलेगा अगर कायरल वायरल हुआ तो रेसेमाइजेशन होने के पूरे पूरे चांस है ना। तो रेसेमिक मिक्सचर कैन टेक्स प्लेस। रेसेमिक मिक्सचर कैन ऑब्टेन्ड, या फिर सॉरी SN1 रेसेमिक मिक्सचर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर पे जब भी इस टाइप का कार्बोकेटाइन बने तो वो कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज। कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करने लग जाता है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। क्लियर है मेरी बात? ओके, फोर्थ वन, ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों कैसा होना चाहिए? जैसे मान लो बहुत ही खतरनाक होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? अगर खतरनाक हुआ तो ये पहले ही अटैक कर देगा, और मैं ये चाहता हूं कि पहले अटैक नहीं हो, पहले लिविंग ग्रुप अपने आप हटे मस्ती से, कार्बोकेटाइन बने और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट SN1, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ओके, इतना सब कुछ लिख लिया। और इसकी खास बात बच्चों ये है, देखो ये RDS पता हो जाती है ना अपन को, तो अपन रेट डिसाइड करते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करती है? देखो मैं आपको ना ये केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आएगा, है ना, तो आपको कभी रेट लो लिखना पड़े तो रेट लो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता करना पड़ता है? RDS कौन सी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, वो कौन सी होती है? स्लो होती है। उस स्लो स्टेप में कौन सा रिएक्टेंट पार्ट कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे, उसकी सांद्रता पे वो डिपेंड करता है। जैसे एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने, रेट कांस्टेंट, कोई भी एक बार के लिए लिख दो K, और आपकी RDS कौन सी है बच्चों? यहां से यहां आना, इतनी RDS है। तो इस RDS में इस लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक ही, तो एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। RLG लिख दूं सिंपल, RLG पे है तो बहुत बड़ा सा, लेकिन RLG लिख दिया मैंने। क्लियर है? अब यहां पे जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पावर में जो आता है ना, पावर में इसका नाम होता है बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस ऑर्डर की रिएक्शन है ये, मेरे पास में आई। तो अपन बोलेंगे SN1 रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। एक आता है मोलिकुलरिटी वर्ड, तो बोलेंगे मोलिकुलरिटी मींस व्हाट? क्या? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी का मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब तो क्या होता है? यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि अपन रिएक्शन में जब पढ़ेंगे ना बार बार तो आपको समझ में आएगा, कभी यहाँ पे कुछ आएगा, कभी यहाँ पे कुछ भी आएगा, है ना, दैट इज नोन एज ऑर्डर। और मोलिकुलरिटी मींस होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल, molecules, number of molecule participate
इन आरडीएस। आरडीएस में कितने मॉलिक्यूलों ने पार्टिसिपेट किए है? तो एक नहीं किया है, बस लीविंग ग्रुप काटना बस। आरडीएस में कितने मॉलिक्यूलर, ये तो बढ़ना है। पार्टिसिपेट कितनों ने किया? अकेले ने लीविंग ग्रुप काटना, बस एक नहीं किया है। तो बोलेंगे दैट्स व्हाई रीजन मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 1। और ऑर्गेनिक में तो आप ये पाओगे कि जनरली ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम आएगा, बट रियल में जब चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स उसमें हमेशा सेम आए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब ये जो 1 आता है ना, इसने ओवरऑल क्या किया है? आपको क्या लगता है? लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को हटा दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस मॉलिक्यूलरिटी की है? एक मॉलिक्यूलरिटी, 1 मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये जो SN1 लिखते हैं अपन, इस SN1 में ये 1 क्या है? 1, दैट 1 इज नोन एज यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है इन आरडीएस स्टेप ओनली 1 molecule is participate, and N means what? N represent the nucleophilic and S represent the substitution। ओवरऑल क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। क्या करना है SN1 में? लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते टाइम आपको लगे कि ये कायरल वायरल हो रहा है तो रेसनिक मिक्सर मिलेगा, अदरवाइज रेसनिक मिक्सर नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके बच्चों, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।